जब हम करियर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी विषय आज बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वो कोई भी बच्चों के लिए पढ़ाई से ज़्यादा, पाठ्यक्रम से अधिक मुझे क्या लगता है कि करियर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा विषय जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके माध्यम से आप जीवन में क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह का वातावरण है तो सामान्य होकर के जीवन जीना मुझे लगता है बहुत कठिनाई भरा है। अनटिल अनलेस आप जो है, जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको पारंगत हासिल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मैंगो मैन्स की, आम आदमी की आज जो है बहुत कम ज़रूरत है। जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चल रहा है तो एक्सपर्टाइज लोगों की बाज़ार में मांग ज़्यादा है, और ऐसे समय में जब एक्सपर्टाइज अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में होने की ज़रूरत है, तो आप कोई भी विषय पढ़ें। यदि आप कोई भी विषय पढ़ते हैं और उसमें आपने अपने लिए रोजगार तलाश लिया है और आपने अपना नीचे पा लिया है कि किस विषय में पढ़ करके आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उस दिन मुझे लगता है आपकी समस्या आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग जो है विषय चुनते समय करियर को ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। क्योंकि करियर का चुनाव मूलतः देखें तो या तो आपके पेरेंट्स के मार्गदर्शन में होता है, गाइडेंस में होता है, या कि आपके क्लास का, स्कूल का बच्चा 11वीं-12वीं जो पढ़ता है, यदि वो किसी विषय में एडमिशन लेता है और किसी कॉलेज में लेता है तो उसकी दोस्ती न छूटे इसलिए आप ले लेते हैं। तीसरा, जो आपको पास आसपास मीडिया जो चल रहा होता है, जो दिखा रहा होता है ट्रेंड, वो विषय आप ले लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात आती है तो मुझे लगता है कि हिंदी के बच्चे बेसिकली जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पॉल साइंस पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से नंबर कम आ गए हैं, और वो जिनका साइंस कमज़ोर रहा है या मैथमेटिक्स कमज़ोर रहा है, वो उस विषय में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सर मुझे ही तो पढ़ना ये था लेकिन नंबर कम थे इसलिए इसे एडमिशन ले लिया। अब लेकिन ये जब आपकी समस्या है तो इसका मतलब आपने मन से वो कोई भी विषय नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने विषय में ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो सिर्फ ये क्लैरिटी आपकी नहीं है, ये कोई भी विषय जो बच्चा पढ़ रहा है, यदि आप पूछेंगे तो मेरा नहीं है, दुनिया के 97% लोगों से आप ग्रेजुएशन लेवल पर पूछें कि जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि अभी कुछ सोचा नहीं है, एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगा फिर देखेंगे क्या करना है। मात्र 2 या 3% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको पता होता है स्कूल से ही, 11th या 12th से ही, या कॉलेज पहुंचते पहुंचते फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से, कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। और जो लोग एकदम फोकस्ड होकर सही सामग्री के साथ, सही रणनीति के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनको सफलता जरूर मिलती है। अब कैरियर को लेकर के मुझे क्या लगता है, गवर्नमेंट से भी कई बार शिकायत होती है कि आपको विषय पढ़ाने से पहले, एकदम से रैट रेस करने से पहले, मुझे लगता है बच्चों को सबसे पहले उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है, जो भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा पढ़ने जा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब भी हम करियर का चुनाव करते हैं या बच्चे जब कोई विषय पढ़ते हैं तो उसके लिए 3-4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो सही मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं। सबसे पहला है लेक ऑफ अवेयरनेस। जो बच्चे खासकर तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है कि वो ये विषय पढ़ के कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि बीच बीच में कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है या 11th-12th में है, जिसको स्ट्रीम चुनना है, जैसे कॉमर्स, आपको 10th के बाद कॉमर्स चुनना है या पीसीएम चुनना है या आईआईटी में जाना है या नीट की तैयारी करना है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, मुझे लगता है 9th और 10th में सबसे पहले तो पेरेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना चालू कर दें। फिर दूसरी बात आती है कि अब मोल्ड कैसे करें, तो उसके इंटरेस्ट को आप ही को पकड़ना होगा। फिर जो उसका इंटरेस्ट है, जिसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसको 11th वो सब्जेक्ट आप दे दें। फिर 11th के बाद आप बताएं कि भैया आप इसके बाद ये कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये करियर अपॉर्चुनिटी होती है, जो दिखाई देती है। तो बेसिकली जो दूसरा पॉइंट है यह कि नो प्रॉपर गाइडेंस, मतलब सही जो है एक तरह से मार्गदर्शन नहीं मिला होता, जानकारी नहीं होती, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो। जैसे मैंने कहा कि आसपास के वातावरण और पीयर प्रेशर से लोग अपने इस विषय का चुनाव करते हैं। तीसरा जो है कि सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन होता है। मैं बार बार, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, मैं सबको यही बोलता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा और बुरा नहीं होता है। कई बार लोग देख करके देखिए कि आप आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं, और आप जो है फिर बाद में समझ में आता है 35 और 40 साल बाद कि हम गलत जगह आ गए। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, कुमार विश्वास साहब हैं, जिन्होंने आईआईटी की परीक्षा क्रैक किया था,
लेकिन उन्होंने अपना फील्ड बाद में जाकर लिटरेचर को चुना और आज वो अपने अपने राम और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो कविता के माध्यम से पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। इसी तरह आप देखिए तो चेतन भगत जो आईआईटी और आईएम पढ़ने के बाद और बार बार बताते हैं कि सबसे पहले अपनी औकात को जज करो। औकात को यदि आपने जज कर लिया तो फिर आपके लिए कोई भी क्षेत्र जो है ना आसान हो जाता है। आप आईआईटी और आईएम पढ़ने के बाद भी आप लिटरेचर के फील्ड में जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे हैं। इस दिन आपको ये पता चल जाए कि हम इसीलिए बने हैं, यदि आप उसी दिशा में लगातार बढ़ते जाएंगे तो मुझे लगता है आपको करियर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के करियर के लेकर के कन्फ्यूजन आपके ही जीवन में आता है। तो एक उदाहरण हम लेते हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई करते थे और जब वो बीएससी कर रहे थे तो सबका जैसी इच्छा होती, किसी भी बच्चे से पूछो कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद हमें जो है किसी भी सरकारी नौकरी करनी है। जबकि कॉलेज में सबसे ज़्यादा यदि एक्टिव कोई था एक तरह से ड्रामा सोसाइटी में किरोड़ीमल कॉलेज में, तो अमिताभ बच्चन ही जीते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो ड्रामा करने वाला व्यक्ति, जो डायलॉग के लिए फेमस था, जो आकाशवाणी धीरे धीरे जाना प्रारंभ कर दिया था, वो व्यक्ति अंततः कहाँ ग्रेजुएशन के बाद जाता है? एक कंपनी में एक फ्रेट डीलर जो पोर्ट में काम करती, वहाँ जा कर के अपना करियर प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको रियलाइज होता है कि हम शायद इसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि वो नौकरी से वो बोर होने लगे थे। ऐसे में एक बार उनके पिताजी ने उनकी मंशा समझी और वो जब वापस आए हुए थे नौकरी से, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तुम थोड़ा निराश लग रहे हो। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि बाबूजी मैं नौकरी तो कर लिया हूँ लेकिन इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला फिर क्या करना चाहते हो? तो एक बात मेरी सुनो। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ घबराने की नहीं, नौकरी यदि अच्छी नहीं लग रही तो छोड़ दो। तो वो फिर अमिताभ बच्चन साहब ने पूछा कि फिर बाबूजी मैं करूँ क्या? तो उन्होंने एक अपनी कविता सुनाई, मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला, किस्मत से जाऊँ असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह पथ बतलाता हूँ, एक राह तू पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला। तुम यदि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में मन नहीं लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक चीज़ करो, मेरी सलाह मानो कि मधुशाला कुछ नहीं है, मधुशाला ये जीवन का लक्ष्य है। इसको यदि एक सूत्र मान कर, तुम्हें ड्रामा में अच्छा लग रहा था, यही कर रहे थे कॉलेज लेवल पे, तो तुम यही करो और एक राह पकड़ो। लेकिन इस राह से अडिग मत होना, इस राह पे लगातार बढ़ते चलो तो तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको नहीं है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको गाइड करने वाला कौन है, किस समय पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया। यदि आपको ये चीज़ पता चल जाए तो मुझे लगता है जीवन में आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और फिर जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि करियर का सही चुनाव हम कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए कि हम बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हर एक व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मतलब आपके भीतर मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, किसी का साइंस अच्छा होगा तो उसका कंटेंट लिखने की स्टाइल अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया कि पांचों उंगली को एक बराबर कर दिया है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है। बस आपको क्या करना है, इसी एनालिसिस को, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको पकड़ना है, वीकनेस को छोड़ देना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि 24 घंटे 7 दिन जितने ही कैरियर की अपॉर्चुनिटी आ रही हैं सबके लिए बराबर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव होता है। थ्रेट कंपटीशन तो है ही, आपको जिस तरह से अभी गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है तो थ्रेट तो सभी के लिए है। वैकेंसी है 500, अप्लाई करने वाले 5 लाख लोग हैं। तो बस आपको ये पता करना है कि ये 500 में एक सीट आपके लिए है कैसे, इसको हम कैसे प्राप्त करें। इसको ही अंग्रेजी में हम कहें तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। जिस दिन आप लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। एक छोटा सा बड़ा मोटिवेशनल यदि हम स्टोरी सुनाएं तो आपने नाम सुना होगा जो बोलते हैं माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, प्रभुदेवा साहब। प्रभुदेवा साहब आपको पता है कि जब चेन्नई की एक छोटी सी बस्ती में रहते थे जिसको चाल बोलते हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी हम बोलते हैं, तो उन्होंने एक बार एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जब माइकल जैक्सन का डांस करते हुए प्रोग्राम देखा और उनको इतना माइकल जैक्सन प्रभावित हुआ कि उनके ऊपर भूत सवार हो गया माइकल जैक्सन का। तो उन्होंने उस दिन पूरा सा ठान लिया था कि अब जो भी हो हमें जो है माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनना है। तो वो क्या है, सोते जागते काम करते भागते खेलते कूदते बस माइकल जैक्सन का सपना आता था
और वो जो छोटी सी जिस चाल में अपने माँ पिताजी का और भाई बहन के साथ रहते थे, रात में भी सपने में यदि उनको डांस का कुछ आता था तो वो जाके चोरी से डांस कर लिया करते थे कि सुबह उठ करके कोई स्टेप भूल न जाए। और परिणाम ये रहा कि आज प्रभुदेवा साहब जो है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने डांस के लिए फेमस हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझना होगा कि सेट द टारगेट, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लगातार उस पर मेहनत कीजिए। आप छोड़िए नहीं जब तक आपकी अपनी पहचान ना बन जाए, आपका अपना मुकाम ना बन जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ आज जो है, मैं बार बार बोलता हूं कि आज के पास एक स्मार्टफोन यदि है, आप कहीं भी बैठे हो, गांव के किसी भी कोने में बैठे, छोटे से छोटे गांव में बैठे हैं, वो आपके पास यूट्यूब में इतने सारे मटेरियल हैं, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो, इतने सारे सोर्स हैं पढ़ने और समझने के कि आप कहीं भी बैठ करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए बहाना मत बनाइए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बस इसके लिए ध्यान रखिए कि आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक रूटीन की ज़रूरत है और एक तरह से ठान लेने वाली जो है सुदृढ़ शक्ति चाहिए कि भैया अब कुछ भी हो जाए हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। अब जब हम बात करते हैं हिंदी में करियर की क्या है अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको पढ़ने और समझने वाले लोग, आप किसी विषय को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और अपने क्षेत्र में उतर करके कैसे कार्यान्वयन कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको भरे पड़े हैं पूरे इतिहास में जो एक तरह से आपको इस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगता है कि हिंदी में तो करियर की कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, जबकि कई बार आपको लगेगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो लिमिटेड है। आप क्या करते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, स्टेट सर्विस दे सकते हैं, बहुत हो तो इंटरनेशनल रिलेशन में जा सकते हैं या कि उस तरह का लोकसभा राज्यसभा में जा सकते हैं। जबकि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट है। हिंदी पढ़ते हुए आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हुए आप पोल साइंस भी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो आप सोशल साइंस भी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, क्योंकि हिंदी लिटरेचर ऐसा है कि सभी चीज़ों का ज्ञान देता है। बिना आपको इतिहास समझे बिना आप लिटरेचर को समझ नहीं करते, क्योंकि कोई भी साहित्य अपने समाज का दर्पण जब हम बोलते हैं कि होता है, इसका मतलब उस समाज की सच्चाई और अच्छाई और बुराई सबको जानने के लिए साहित्य एक तरह से कहीं ना कहीं एक मिरर का काम करता है, दर्पण का काम करता है। इसलिए जब भी कोई रचनाकार कोई भी चीज़ लिखता है तो उस समाज का एक तरह से हम कहें तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोसाइटी सबका एक तरह से विश्लेषण कर रहा होता है। तो हिंदी एक ऐसा विषय है या लिटरेचर ऐसा विषय है जो समाज का दर्पण की तरह होता है। प्रसून जोशी को आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड के जो अभी हमारे चेयरमैन हैं वो प्रसून जोशी साहब भी हैं, सीईओ जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने फिल्म लिखी तारे जमी पे, फना, भाग मिल्खा भाग। ये प्रसून जोशी साहब ने एमबीए किया था और एमबीए एचआर करने के बाद इनकी जो पहली नौकरी ओगिलबी एंड माथर शायद कंपनी थी, उसमें जाके एक ट्रेनी एचआर मैनेजर की लगी और वहाँ पे ट्रेनी में सबका सीवी शॉर्ट लिस्ट करते थे। और जब उनको पता चला कि ये जिस कंपनी में हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो बच्चों का रिक्रूटमेंट करती है और हम सबका सीवी देख देख कर उनका सिलेक्शन प्रोसेस को तय करते हैं, लेकिन ये काम क्या करती है, ये कंटेंट का काम करती है, एडवर्टाइजिंग के लिए स्लोगन लिखती है, कॉपी लिखती है। तो प्रसून जोशी ने कहा कि हम ट्रेनी एचआर हो करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करके मेरी सैलरी यदि 10 से 15 हज़ार है तो एक एक कॉपी लिखने का, एक एक स्लोगन लिखने का जो इसके लिए लिख रहे हैं जिस एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए, वो 25 से 50 हज़ार ले जाते हैं। जितना हम महीने में नहीं कमाते हैं उतना तो एक स्लोगन लिखने का लोग यहाँ पे ले जाते हैं। तो उनको लगा कि ये तो अच्छा जॉब है यार, हम तो कहाँ पे मैनेजमेंट इतना पढ़ाई किए। प्रसून जोशी ने उस दिन सोचा कि कुछ भी हो मैं भी कंटेंट के लिए अब ट्राई करूँगा। तो उस कंपनी के एक तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय पीयूष पांडे साहब थे। पीयूष पांडे साहब के पास प्रसून जोशी जी गए और बोले भाई साहब हम भी आपके कंपनी में ये तो काम करेंगे ही, साथ साथ एक बार मुझे जो है अपना कंटेंट लिखने के लिए दीजिए, मैं भी कंटेंट लिखूंगा। तो पीयूष पांडे साहब ने बोला ठीक है, तुम्हें यदि लिखने का शौक़ है तो चलो मैं लिखो। अभी कोक और पेप्सी का बार चल रहा है और हम जो है कोक के लिए एक तरह से अच्छा कंटेंट राइटर ढूंढ रहे हैं जो उसका स्लोगन बना सके, जो एक तरह से पेप्सी नंबर 1 पर है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं दबा सके, इस तरह से कि लोगों की जुबान पे आ जाए। तो प्रसून जोशी साहब ने चैलेंज स्वीकार किया और बोला कि ठीक है हम कंटेंट लिखते हैं। और उन्होंने जो पहला ही एक तरह से कॉपी लिखी तो और जो स्लोगन लिखा था, ठंडा मतलब कोका कोला, कि यदि ठंडा पीना है तो कोका कोला ही ब्रांड है।
और इस तरह एक कॉपी ने एक तरह से रातों रात प्रसून जोशी को एडवर्टाइजिंग वर्ड में, कॉपी लिखिंग के वर्ड में स्टार बना दिया। और उन्होंने अगले ही दिन जैसे उनको पता चला कि हमारा स्लोगन ब्रांड बन चुका है, तब उन्होंने क्या किया, अपनी एचआर मैनेजर की नौकरी छोड़ी और पूरी तरह से कॉपी राइटिंग और कंटेंट के फील्ड में आ गए। और आज भी उनकी पहचान एक कवि, एक लेखक, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक कॉपी राइटर, और इतना ही नहीं, एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के एशिया पैसिफिक सीईओ हैं जो अपनी कॉपी राइटिंग के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं। शायद मैनेजर होते तो आज ना प्रसून जोशी को कोई नहीं जानता, आज भी वो सबके सीवी शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते। इसी तरह अमिताभ बच्चन बीएससी करने के बाद कलकत्ता चले गए थे, पोर्ट में काम कर रहे थे। यदि नौकरी नहीं छोड़े होते, वो अपना लिटरेचर या आर्ट का फील्ड नहीं अपनाए होते, तो जिसको बोलते हैं मिलेनियम स्टार, सहस्राब्दी का सबसे बड़ा नायक अमिताभ बच्चन कभी नहीं बन पाते। तो आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर के एक्चुअली पावर को समझना होगा, आपको अपने भीतर की खूबियों को समझना होगा, अपने भीतर जो छुपा है उसको समझना होगा। इसी तरह चैनलों की बात करें, सब चैनल अंग्रेजी में आए थे, चाहे वो स्टार न्यूज़ था जो एबीपी आज हो गया, इसी तरह टाइम्स नाउ जो था, नेशन वांट टू नो जिसको अर्णव गोस्वामी लेकर आए थे, अभी जो है इंडिया पूछता है हो गया। तो इस तरह कहीं ना कहीं क्यों पल्स जो है हिंदी है, लोगों की जुबान जो है हिंदी है, बाजार की भाषा हिंदी है। आप विज्ञापन देख लीजिए, विज्ञापन में 99% जो विज्ञापन आते हैं हिंदी के आते हैं। तो ये आप जो एफएम जो है किसके दम पे चल रहे हैं, हिंदी के दम पे चल रहे हैं। जो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट का जो संदेश हिंदी में आप देखते होंगे, अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी में आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई कंटेंट राइटर तो है। इसी तरह गूगल में आप देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सअप देख लीजिए, इतना जो बम्बार्डिंग हो रही है, ये कौन लिख रहा है? कहीं ना कहीं हिंदी जानने, समझने और उसको अप्लाई करने वाले, मतलब उस पर काम करने वाले लोग ही तो हिंदी लिख रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी में यदि आप जानकारी रखते हैं, थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी भी समझते हैं कि आपको कंटेंट क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, यदि इस पल्स को समझते हुए आप आगे काम कर रहे हैं, तो मैं बता दूं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसे हो चुका है, उपयोग के लिए पॉपुलर लैंग्वेज के नाम पे अमेरिका गॉट टैलेंट आप देख लीजिए, ब्रिटिश गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, कितने प्रोग्राम होते हैं हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में देखिए तो हमारे लोगों के लिखे हुए तो इंडियन गॉट टैलेंट में बजते हैं और उस पर जो है फिरंगी लोग उस पर डांस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी की ताकत है, जो उपयोग करने की क्षमता के आधार पर आप देखिए, जो हिंदी का विद्यार्थी ये गीत लिख देता है, कैसे रातों रात पॉपुलर हो जाता है। तो आप देखिए कि आप में वो ताकत होनी चाहिए, गीत लिखने की, डायलॉग लिखने की, कंटेंट लिखने की, कॉपी लिखने की, सुप्रभात लिखने की, शुभ रात्रि लिखने के, कोटेशन ढूंढ कर लाने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मार्केट भरा पड़ा है। आप एक एक स्लोगन का मैं बताऊंगा आगे कि कितना आप कमा सकते हैं, कितनी अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अभी जो रोजगार का क्षेत्र जो है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में रोजगार क्रिएट करने वाले क्षेत्र हैं, उनमें से सबसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलें। लेकिन आप अब स्वयं सोचिए कि एक व्यक्ति प्रोडक्ट बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लीजिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को बताने वाली, कम्युनिकेशन करने वाली भाषा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कौन जानेगा। इसलिए भाषा की उपयोगिता एक माध्यम के रूप में होती है। आप कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए, यदि आप कितनी भी अच्छी आईटी कंपनी बना लीजिए, कितनी भी बढ़िया मार्केटिंग कंपनी बना लीजिए, कितनी अच्छी सेल्स कंपनी बना लीजिए, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए किसी न किसी भाषा का उपयोग करना होगा। और यदि भारतीय संदर्भ में हम देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखें, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली, समझे बजाने वाली और उपयोग की जाने वाली भाषा है। इसलिए हिंदी का बाजार यदि हम बात करें, सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में दूसरा जो सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करने वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है? वो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और कंटेंट का है। कोई भी साइट बनती है, कोई भी कंटेंट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो बिना भाषा के नहीं चल सकता। इसीलिए टेक्नोलॉजी के पैरेलल जो दूसरी सबसे ज़्यादा जो डिमांड क्रिएट करने वाला क्षेत्र है, वो है कंटेंट, वो है भाषा। और इस मामले में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दूसरे नंबर पे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भाषा उपयोग की जा रही है आज के समय में, चाइनीज़ के बाद जो है हिंदी का उपयोग किया जा रहा है।
अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, भले इंटरनेशनल वो भाषा हो, लेकिन आप देख लीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अमेरिका हो, फिनलैंड हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड्स हो, जहाँ भी आप देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे काम करने वाले 70% लोग भारतीय ही हैं। लेकिन अब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हम लोग क्या है ना, जब हिंदी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो हिंदी नहीं आती। इसीलिए जो ग्रेजुएशन के बच्चों का एक सर्वे किया गया कि चलिए आप हमारे लिए कंटेंट लिखिए, कॉपी लिख दीजिए, तो एक अंग्रेजी का हमारे पास मान लीजिए गूगल से आया कि ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन में बच्चों ने अनुवाद किया। तो बच्चों ने क्या किया अनुवाद, आप मान लीजिए कि एक उदाहरण लिया, यू आर वेरी हॉट, तो बच्चों ने लिख दिया आप बहुत गर्म हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखेंगे तो ओबियसली आपका मजाक उड़ेगा और आपको माना जाएगा कि आप हिंदी की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें से आपको समझना होगा, कंटेंट लिखने के लिए आपको एक तरह से उसके पल्स को समझना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको समझना है कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, किस पर्सपेक्टिव में लिखा जाता है। इसीलिए भाषा धोखा से देखती तो दुनिया की बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़ी कंपनियां आजकल साइन लैंग्वेज पे काम कर रही हैं, जिसको NLP बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग। कि आप उसके हाव भाव जो इमोजीज आ गए हैं, बेसिकली वो साइन लैंग्वेज के ही प्रतीक है। तो इसीलिए कंटेंट का जगह जो है धीरे धीरे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपके भीतर यदि रचनात्मकता है, जैसे मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी कितना भी बड़ा प्रोडक्ट बना ले, लेकिन यदि आप उसकी आत्मा, उसकी भाषा को पकड़ना नहीं जानते, उसके माध्यम से बेचना नहीं चाहते, तो आपका सामान नहीं बिक सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने बताऊं, मारुति सुजुकी जब 80 के दशक में लॉन्च हुई तो उसने अपना एक स्लोगन बनाया, ये बिग स्मॉल कार। अब लोगों ने सोचा कि ये बिग स्मॉल कार क्या है भैया, लोगों के समझ में नहीं आया। छोटी भी कार है और बड़ी भी कार है, तो इसको जब समझ में नहीं आया कि ये स्लोगन क्या हुआ। अंग्रेजी में तो लोग अर्थ का निकाल लेते हैं, लेकिन तब भी बहुत लोगों ने अर्थ नहीं ले पाए। तब फिर ये एक तरह से इसकी हिंदी में कॉपी लिखाई गई, और जब हिंदी में इसकी कॉपी लिखी गई बिग स्मॉल कार की, तो लोगों ने, एक अच्छे कंटेंट राइटर ने लिखा, छोटी कार जगह है अपार। मतलब एक ऐसी कार है जो छोटी है देखने में, 4 लोगों को बैठा सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जगह है, जगह है अपार। और ये लोगों की जुबां पे एक तरह से ये स्लोगन बैठ गया, ये कॉपी बैठ गई, ये कंटेंट बैठ गया। और उसके बाद आपको पता है कि 90 के दशक तक मारुति 800 दुनिया में नंबर 1 बनी रही। इसी तरह एक और मैं उदाहरण बताऊं, डिमोनेटाइजेशन आया था, विमुद्रीकरण हुआ था नोट का, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया था। तो उस समय बहुत कैशलेस की बात की जा रही, जो आज भी चल रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एक तरह से जिन्होंने मार्केटिंग हेड है, वो उनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने एक स्लोगन लिखाया और उसका लिखा, कैशलेस जिंदगी बिंदास जिंदगी। और आपको मालूम है इस 4 शब्दों का एक स्लोगन लिखा गया, और इसके लिए कितना पैसा मिला कॉपीराइटर ने, जो कॉपीराइटिंग लिखती हैं, इसके लिए उन्होंने लिया 35 लाख रुपए। तो एक कॉपी लिखने का, एक स्लोगन लिखने का प्राइस जो है, कैशलेस जिंदगी बिंदास जिंदगी, 35 लाख रुपए लगे। तो इस तरह कंटेंट की ताकत के माध्यम से आप दुनिया में छा सकते हैं। अब जहाँ तक है रोजगार के अवसर क्या हैं, हिंदी में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, तो सबसे पहले जैसे सभी विषयों में होता है, टीचर तो चाहिए ही। आज क्या है, बच्चों से ज़्यादा एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है सभी जगह। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे स्कूल और कॉलेज। आपको पता है भारत में जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने खर्चे का 30 से 40% हिस्सा बच्चे के एजुकेशन के लिए देते हैं। तो इसलिए एजुकेशन ख़त्म होने वाला एक तरह से व्यवसाय नहीं है। कुछ भी हो जाए, स्कूल और कॉलेज, शिक्षा बंद होने वाली नहीं है। इसीलिए जिस तरह से पब्लिक स्कूल के नाम पे प्राइवेट स्कूल खुलने का एक तरह से सिलसिला जारी है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं वो सुविधाएं नहीं हैं। और स्कूल और कॉलेज हैं, सबको अच्छी फैकल्टी चाहिए, सबको अच्छा परिणाम चाहिए, सबको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो स्कूल और कॉलेजेज में इस तरह के टीचरों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और कोई भी स्कूल हो, कोई भी विषय पढ़े या ना पढ़े, फिलॉसफी पढ़े या ना पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े ना पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए या ना पढ़ाए, हिस्ट्री पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन यदि कोई बच्चा कॉमर्स भी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, वहाँ हिंदी और अंग्रेजी के टीचरों की ज़रूरत बिल्कुल होगी, और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट और PSUs में देखिए, गवर्नमेंट में आप ट्रांसलेटर की नौकरी होती है, राजभाषा अधिकारी की नौकरी होती है,
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इसी तरह राजभाषा अधिकारी की नौकरी होती है, ट्रांसलेटर की नौकरी होती है। तो जितने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, और एनईपी आने के बाद तो जिस तरह से भारतीय भाषाओं को भारतीय सरकार अभी प्रमोशन दे रही है, तो एक तरह से कहें कि भाषाओं के आने वाले दिनों में बल्ले बल्ले होने वाली है या चांदी होने वाली है। एक तरह से फिर से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के दिन आने वाले हैं। मीडिया इंडस्ट्री तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यदि हम दोनों मिलाकर बात करें तो तीसरी सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? मीडिया इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग, फिल्म और सिनेमा, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद वेब सीरीज इस तरह चली हैं, इतनी ज़्यादा वेब सीरीज चली हैं कि लोग अब घर बैठ करके ही पूरा सीरीज देखना चाहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब चैनल आ गए हैं, यूट्यूब चैनल में भी आजकल पूरे के पूरे एक टीम काम करती है, हर एक क्षेत्र में भरी पड़ी हैं संभावनाएं। तो आपको इस तरह कंटेंट बनाना है, नए नए कंटेंट बनाना है। और कंटेंट कहाँ से मिलते हैं? आपके बीच में से नहीं के, उनको ढूंढना है, उसको लिखना है और सामने परोस देना है पब्लिक के, और आप वहाँ से कमा सकते हैं। इसी तरह कंटेंट राइटिंग का गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए, इतनी हिंदी भरी पड़ी है। कहाँ से आती है? हमारे बीच में से कोई ना कोई बच्चा जाता है जिसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की समझ है, जिसको अंग्रेजी भी समझ में। यदि आप फेसबुक का नीचे स्क्रॉल करके जाइए, व्हाट्सअप की वेबसाइट में जाइए और इसी तरह गूगल के वेबसाइट में जाइए, जो वहाँ एकदम स्क्रॉल करके देखिए, वहाँ जॉब्स, रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट, तो वहाँ देखेंगे आपको 20 से 30% रिक्वायरमेंट जो होती है ऐसी बड़ी कंपनी में, वो कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर की होती, चाहे वो रशियन की हो, चाहे वो चाइनीज़ की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। लेकिन ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा। जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तो फिर वही हिंदी में ऑनर्स कर लीजिए, बीए प्रोग्राम कर लीजिए, आप फिर जो है बेरोजगार होकर के फिर सड़कों में घूमते रहिए, एक और बेरोजगार, और फिर बोलेंगे कि आप जो है ना सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो ये आपको सोचना होगा। नहीं, कैरियर अपार पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं करियर की अपॉर्चुनिटी, बस वो खोजने वाला आपकी दृष्टि चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हीरा आपके आसपास ही बिखरा है, वो पारखी नज़र चाहिए। जिस दिन आपको पारखी नज़र मिल जाए तो आपका ये रोना नहीं होगा कि भैया हिंदी में करियर की रोज संभावनाएं कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे तो हमारे जैसे लोगों की एक तरह से ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।